हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, इस पे डिपेंड क्वेश्चंस और जो कॉमन डाउट्स बच्चों को होते हैं वो सब कुछ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप 10 से 15 मिनट दीजिए इस वीडियो को, धैर्यपूर्वक देखिए, आपको इस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का सारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो आप रेगुलर डेली बेसिस पे फेस करते होंगे। बच्चों, जब भी हम साइकिल चलाते हैं तो हवा की दो कंडीशन होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हवा हमारे पक्ष में बहती है, मतलब जब हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं और हवा हमारे साथ बहती है, हवा की दिशा और हमारे साइकिलिंग की दिशा सेम होती है, तो उस टाइम क्या होता है ना बच्चों, हमारे साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। हम लोग कम मेहनत करते हैं, कम पैडलिंग करते हैं, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, है ना। और ठीक ऑपोजिट, जब हवा की दिशा हमारे विपरीत होती है तो हम साइकिल तो चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, लेकिन डिस्टेंस बहुत कम ट्रैवल कर पाते हैं, है ना। तो ये ऐसा आखिर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि हमारी रिजल्टेंट स्पीड जो होती है ना वो बढ़ जाती है एक केस में और एक केस में घट जाती है। वो कौन सा केस है जिसमें बढ़ जाता है? जिसमें हवा हमारे साथ बहती है, मतलब हवा की दिशा और हमारे साइकिलिंग की दिशा सेम होती है ना, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी स्पीड जो होती है, रिजल्टेंट स्पीड, वो बढ़ जाती है। और बढ़ के कितनी होती है? तो बढ़ के हमारे साइकिल की स्पीड प्लस एयर की स्पीड, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इतनी स्पीड से हमारी साइकिल आगे बढ़ती है। इसलिए हम कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल कर पाते हैं, कम एनर्जी को लगा के, है ना। और दूसरे कंडीशन में जब हमको हवा अपोज कर रही होती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, तो उस केस में क्या होता है ना बच्चों, हमारे साइकिल की स्पीड माइनस एयर की स्पीड, यानी कि जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो घट जाती है। तो जब स्पीड हमारी घट जाएगी तो हमें किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी इसी सेम सिनेरियो को हम लोग लेके चलते हैं नदी में, जहाँ पे एक बोट है। देखिए, जहाँ पे ये सपोज आपके ये नदी है और यहाँ पे एक बोट है। बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं होगी बट समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। ये सपोज एक बोट है हमारे पास। जब बोट की दिशा, ठीक है, बोट के ट्रैवल करने की दिशा इधर हो और ये फ्लोइंग वाटर है ना बच्चों, इसकी भी दिशा है ना, स्ट्रीम की दिशा, इस फ्लोइंग वाटर को आप फ्लोइंग वाटर बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं, स्ट्रीम बोल सकते हैं। कई के बुक में अलग अलग लिखा रहता है तो आप समझ लीजिएगा ये फ्लोइंग वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोट की डायरेक्शन और ये वाटर फ्लो की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो ये केस होती है बच्चों डाउन स्ट्रीम की। अगर मान लीजिए, अच्छा, हम लोग इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग सपोज कर लेते हैं ताकि हम लोग को इसके पीछे का मैथमेटिक्स समझने में आसानी हो, है ना बच्चों। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोगों को उसमें मैथमेटिक्स चाहिए, ना कि हमको कहानी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो स्पीड, एस फॉर स्पीड, स्पीड ऑफ बोट समझ लीजिए। सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट हमने यू ले लिया बच्चों, ठीक है। स्पीड ऑफ करेंट, ठीक है, सी फॉर करेंट, हमने भी ले लिया। डिस्टेंस को हम हमेशा डी से दिखाएंगे और टाइम, ये डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम को हमेशा टी से दिखाएंगे, ठीक है। यही चार अननोन्स हैं और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। देखिए आगे आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अगर आपके बोट की डायरेक्शन, जो बोट के मूवमेंट की डायरेक्शन और वाटर की डायरेक्शन सेम होती है, तो इसकी स्पीड हमने क्या लिख लिया है? इसकी स्पीड हमने यू लिख दिया है बोट की, और ये भी से यहाँ मूव कर रहा है वाटर, है ना। तो क्या क्या होगा डाउन स्ट्रीम में? तो देखिए बच्चों, जो डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, और इधर लिख लीजिए आप अपस्ट्रीम, यहीं बगल में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हमारे इस बोट और इस फ्लोइंग वाटर की डायरेक्शन सेम होती है तो होता है डाउन स्ट्रीम। और जैसे हमने साइकिलिंग और एयर के कंडीशन में देखा था कि जब हमको हमारे साइकिलिंग की डायरेक्शन और हमारे एयर की, फ्लोइंग एयर की डायरेक्शन सेम होती थी तो उसमें क्या होता था, हमारी स्पीड बढ़ जाती थी ना। उसी तरह से इस डाउन स्ट्रीम के केस में जब दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ के कितनी होगी? उसमें होता था स्पीड ऑफ एयर प्लस स्पीड ऑफ साइकिलिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। और यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, स्पीड के साथ हो गया। अब टाइम देखिए क्या हो जाएगा,
जैसे स्पीड हुआ उसी तरह से देखिए, जब स्पीड ज़्यादा बढ़ कर रहती है, देखिए फॉर्मूला आप समझिए पहले है जो हमने बहुत पहले हम जानते हैं इस फॉर्मूले को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। इस पूरे कॉन्सेप्ट में यही फॉर्मूला लगने वाला है, इसलिए बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, कुछ बच्चे इसको सफल करके याद किए होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, तो ये बहुत छोटी सी डाउट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बस इस फॉर्मूले का ही यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। अगर डिस्टेंस हमारा फिक्स हो, सपोज हमें किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही बोटिंग करनी है, तो वो डिस्टेंस फिक्स हो गया। अब ये क्वांटिटी अगर वेरी करती है, ये स्पीड जो होगा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब स्पीड अगर बढ़ेगा तो वेरी सिंपल टाइम घटेगा, अगर स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, है ना। तो वही वाला बात है बच्चों। देखिए यहाँ प्लस हो रहा है, कोई भी दो क्वांटिटी अगर ऐड करते हैं तो बड़ी होती है ना, बढ़ती है ना, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज है और दोनों को हमने ऐड किया है, तो जब स्पीड बढ़ेगी तो इस हिसाब से जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगी, यानी टाइम कितना हो जाएगा, ये देखिए डिस्टेंस को डी से हमने मान लिया और टाइम ये स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन यू प्लस भी जो होगा ये इसका टाइम हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, डी अपॉन यू माइनस भी। बस इतना ही आपको समझना है। ये हो गया, हमने बात कर लिया फॉर्मूले की, हमने बात कर लिया इसके स्पीड की और इसके टाइम की। हाँ अब क्वेश्चन आएगा तो देखिए इन्हीं चार अननोन में से स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट, डिस्टेंस और टाइम, इन्हीं चार में से कोई भी तीन देगा वो, और चौथा आपको निकालना होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चंस लेंगे, दो तीन क्वेश्चन अलग अलग तरह के, उसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ बताया है आपको कि जब भी क्वेश्चन में ना जो पूछता है 99% आपको उसी को सपोज करना होता है। तो आप क्या कर लीजिए, लेट स्पीड ऑफ रोइंग आप मान लीजिए, लेट स्पीड ऑफ रोइंग भी u किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर इसलिए हमने लिया है क्योंकि देखिए यहाँ किलोमीटर दिया है और ये आवर दिया है, ठीक है, ओके। एंड स्पीड ऑफ करंट भी दिया है, इसने पूछा है, तो आप मान लीजिए स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू v किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब देखिए अभी हमने डाउन स्ट्रीम के केस में टाइम इज इक्वल टू आपको बताया था कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बढ़ जाती है डाउन स्ट्रीम के केस में, भूलिएगा नहीं, है ना। डाउन स्ट्रीम में हमेशा बोट की दिशा और स्ट्रीम की दिशा सेम होती है, तो स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम लगता है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाती है और बढ़ कर कितनी हो जाती है, दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, u प्लस भी। अब देखिए यहीं से डिस्टेंस हमको मिल गया है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर्स अपॉन u प्लस भी, देखिए u प्लस भी, और ये टाइम इन्होंने दे दिया है 2 आवर्स इज इक्वल टू 2 है, सपोज क्रॉस मल्टीप्लाई आप अगर कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स u प्लस भी इज इक्वल टू 20, या इसको आप लिख लीजिए u प्लस भी इज इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट मान लीजिए, क्लियर हुआ। सेम इन अपस्ट्रीम देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। उसमें भी देखिए टाइम क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन यू माइनस भी उसमें दिया था। जब आपको पता चल जाएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस तो हमारे पास क्या दिया इन्होंने, डिस्टेंस 4 किलोमीटर्स दिया है अपस्ट्रीम में, और हमारे पास स्पीड क्या रहता है, यू माइनस भी रहता ही है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टाइम इन्होंने कितने, ये भी 2 ही लिए हैं। तो अब यहाँ से इक्वेशन जब बनाएंगे तो u 2 टाइम्स u माइनस भी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, u माइनस वी इज इक्वल टू 2, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हमें यहाँ तक ही समझाना था, इसके आगे जो है ना लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझाने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले कुछ वीडियोज़ में सिखाया है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते, फिर भी मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। फ्रॉम 1 and 2 देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे v पॉजिटिव है v निगेटिव है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब कि एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग 1 and 2 क्या आपको मिलेगा, देखिए v और v खत्म हो जाएगा, u 2u हो जाएगा, 2u इज इक्वल टू 10 और 2 12, देयरफॉर u इज इक्वल टू 6 यूनिट वही रहेगी जो आपने माना था 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि u एक स्पीड है और स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर यहाँ के लिए होगा क्योंकि आपने किलोमीटर पर आवर माना है, ठीक है। तो u आ गया, इट मीन्स आपकी स्पीड ऑफ रोइंग आ गई, है ना। अब स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए यानी कि v की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में u की वैल्यू रख लीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 कोई भी ले लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा,
तो v इज इक्वल टू 10 माइनस u इज इक्वल टू 6 यानी कि 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। वैसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना हमेशा छोटा ही क्वेश्चन लिया जाता है। पहले ही अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिल जाए तो कॉन्सेप्ट में आपको डाउट होने लगेगा। ठीक है, चलिए एक दो और क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझने की और कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आप लोगों को बचेगा ना बच्चों, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। बोट गोज 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। यानी कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 10 घंटे लगाती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं बढ़िया से, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम लोग इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं ना। दूसरी कंडीशन बोल रहे हैं कि वही बोट 13 घंटे में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कंडीशन हमको मिल गई। इनसे दो इक्वेशन बन जाएगा, वो एक लीनियर इक्वेशन होगा और उन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। फिर लास्टली इन्होंने पूछ लिया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आप निकालिए। तो आप जो चीज़ ये पूछते हैं वही हम लोग सपोज कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, ये y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, पहली कंडीशन में क्या है, दो अलग अलग टाइम दिए गए हैं। एक तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने का टाइम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम, और दोनों को मिलाकर 10 घंटे दिया गया है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 देखिए, इसके लिए T1 क्या हो जाएगा, देखिए T1 जो है, सपोज हमने T1 जो है यहाँ पे अपस्ट्रीम के लिए ले लिया, लिख लीजिए ताकि आपको डाउट नहीं है, और T2 आपने डाउनस्ट्रीम। T1 हम मान लिए अपस्ट्रीम का टाइम है और T2 डाउनस्ट्रीम का टाइम है। तो अपस्ट्रीम में देखिए 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो टाइम का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अपस्ट्रीम में स्पीड हमेशा घट के रहती है, और वो घट के क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, प्लस इसमें क्या है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम इन्होंने दे दिया है 10 घंटे। ठीक है बच्चों, ये हुआ पहला कंडीशन। अब यहाँ पे x और y जो अननोन्स हैं जिनको हमें निकालना है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको लीनियर इक्वेशन बनाएं, मतलब इसको हम ऊपर ले आए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू, मान लीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। ठीक है, ये हो गया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 में क्या हो जाएगी, सेम t इज इक्वल टू T1 प्लस T2, उसमें भी होगा। T1 केस हमने माना है कि ये अपस्ट्रीम का है, तो यहाँ देखिए अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस, ये तो आधा टाइम हो गया, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, और दोनों मिला के टाइम कितना लगा है, तो 13 आवर्स। ठीक है, अब हमने ऊपर ये सपोज कर लिया है कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम लोग u रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। इसको हमने मान लिया दूसरा इक्वेशन। अब दोनों एक लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमने वेरियस मेथड्स जो पीछे हमने वीडियोस में डिस्कस किया है उसमें से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्पेशली इस कंडीशन में आप लगाइएगा। और क्या करेंगे, जैसे हमने इन दोनों इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो u और v की वैल्यू आएगी, और उस u और v की वैल्यू को आप यहाँ रखिएगा। u की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो x और y में एक रिलेशन निकल जाएगा, v की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो x और y में एक और रिलेशन निकल जाएगा। फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। हमें इस क्वेश्चन को लेने का बस यही मकसद था कि कैसे इसका इक्वेशन बनाते हैं। हम ये वीडियो बिल्कुल इसलिए नहीं बनाए हैं कि हम आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पीछे वीडियोस में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा दिया है। अभी एक और क्वेश्चन लेंगे अलग टाइप का, ताकि उसको कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं वो समझ पाएँ, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझने में और ज़्यादा मदद मिले। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये थर्ड और ये फाइनल क्वेश्चन हमने लिया है, इसको समझते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें क्या बोला गया है कि मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब इन्होंने स्पीड ऑफ बोट दे दिया है ना, स्पीड ऑफ मोटर बोट दे दिया है इन्होंने
आगे बोला टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखिए वेरी सिंपल, हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अपस्ट्रीम में हमें क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है ना, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ बोट एक ही दिशा में होता है, स्पीड बढ़ा हुआ रहता है, तो टाइम कम लगता है। वही चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कि जो बोट है वो 1 घंटे अधिक लेती है अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर से जाने में देन टू रिटर्न डाउन स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, x मान लिया आपने। अच्छा अब देखिए एक ही कंडीशन इसमें है कि ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर्स। देखिए स्पीड ऑफ बोट इन्होंने दे दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा भाई अब देखिए 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में आपको देखना है टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम ही बस एक ऐसा चीज़ है जो इससे हम सोल्यूशन में पहुँच सकते हैं कि 1 घंटे अधिक लग रहा है इसको। तो टाइम T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए T1 T2 क्या है। अगर अपस्ट्रीम का T1 यहाँ पे ये भी लिख लीजिए ताकि आपको डाउट ना, T1 अगर हमने मान लिया कि अपस्ट्रीम का टाइम है, ठीक है बच्चों, अपस्ट्रीम टाइम, ठीक है, एंड T2 डाउनस्ट्रीम टाइम, ठीक है। तो अपस्ट्रीम टाइम में से डाउनस्ट्रीम टाइम को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यही पूरा इक्वेशन बोला है, पूरा क्वेश्चन इतना ही बोला है। तो अब देखिए T1 का हमने अपस्ट्रीम में टाइम कितना होता था, डिस्टेंस तो सेम रहता है, डिस्टेंस यहाँ सेम दिया है तो डिस्टेंस सेम ले लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, घट जाती थी, मतलब x माइनस वाई हो जाती थी, मतलब स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट है 18 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने मान ही लिया है x। यहाँ पे d भी दिया हुआ है 24, यानी कि 24 अपॉन 18 माइनस एक्स हो जाएगा T1। T2 के लिए देखेंगे तो d है हमारे पास 24, ये तो फिक्स है क्योंकि सेम स्पॉट पे आ रहा है। जो स्पीड है अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में स्पीड जुड़ जाता है, यानी कि 18 प्लस एक्स हो जाएगा। ये बस देख लीजिए, अब बस आपको सॉल्व करना आ गया। देखिए इसी में बस पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए देखिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 को कॉमन करके इधर लेके चले जाइए तो आपको क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 18 प्लस एक्स क्रॉस किया माइनस 18 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 को हमने कॉमन करके इधर लेके चले गए बच्चों, ठीक है। तो ये 1/24 हमने कर दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ से अब ये ख़त्म हो जाएगा, 18 और 2x ऊपर बच जाएगा। आप चाहें तो इस 24 से इधर ही रहें, इस 24 को इधर न ले जाकर यहीं पे रखिए, आपको डाउट नहीं हो, ठीक है। अब इस 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा, 18 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हमारा एलसीएम नीचे का आया था डिनोमिनेटर, उससे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ये जो 24 है केवल इसका कॉमन नहीं, ये सबका कॉमन है, 18 खत्म हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सफल कर लीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे जिस मेथड से आपको सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो आप 324 को फैक्टर करेंगे तो बच्चों ये अभी हम 18 का स्क्वायर ही तो किए थे, तो 18 को लिख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 से 9 to 18 और एक बार और हो जाएगा 3 3 से 9 इंटू 2। इसमें देख लीजिए कि अब हमें 48 लाना है, तो आ जाएगा 57 27 54 और 6, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 54x प्लस 5
देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती किया है कि माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाए तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन ये 48x प्लस में है तो ये प्लस होगा और ये 324 माइनस में हो जाएगा। अभी ठीक है। अब हमको ये प्लस में लाना है तो प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0 किया हमने, x ब्रैकेट में लिया, x प्लस 54 हुआ माइनस 6, एक ब्रैकेट में x माइनस 6, एक में x प्लस 50 पर। चूँकि x जो है एक स्पीड है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमने कोशिश किया है आप लोग को इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को दे करके। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा होगा तो हमें हौसला अफजाई के लिए एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है बच्चों।